Hello class 9th students, how are you? I hope you all are fine. उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और पढ़ते होंगे अच्छे से, अपने डाउट्स पूछते होंगे हमसे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप पढ़ाई को लेके। तो आज हम जो मैटर या सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे उसका लास्ट वीडियो आज हम देखेंगे और इसमें जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसको आप दीजिएगा, हम उसको लेके एक दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन आपके डाउट्स होने चाहिए। फिर आप एक से और रिक्वेस्ट वही है फिर से कि जितने व्यूज़ आए उतने लाइक्स हों, उतने कमेंट्स ज़रूर हों, कम से कम कमेंट्स उतने तो कम से कम हो, ज़्यादा तो भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम उतने कमेंट्स हो, उतने लाइक्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करिए। और एक व्यक्ति एक ही बार सब्सक्राइब कर सकता है, वो दूसरों से सब्सक्राइब भले करा ले। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट अभी जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग टॉपिक, उसमें एक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तो जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का चेंज पढ़ रहे थे कि जब मैटर को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो हमने बताया था एक्चुअली कि होता क्या है जब सॉलिड टू लिक्विड जाता है तो हम लोग जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। और जब ब्रेक होता है तो सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। और लिक्विड को अगर हम लोग हीट कर रहे होते हैं तो उसको अगर हीट करते हैं तो उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है और वो गैस स्टेट में जाता है। तो वो टेम्परेचर जो देते हैं हम लोगों को, किसको क्या यूज होता है उसमें, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। तो ये जो हीट हम देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्मी देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे कि नाम से मतलब, इसको दो पार्ट हैं, लेटेंट और हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन और हीट का मतलब हीट या फिर एनर्जी या टेम्परेचर, यानी हिडन एनर्जी। जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं वो छुपा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग आइस को थोड़ा सा टेम्परेचर जब देना शुरू करते हैं तो आइस लिक्विड में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो वो टेम्परेचर जाता कहाँ है, वो हीट जाता कहाँ है, तो वो हीट एनर्जी क्या होती है, उसके बांड्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है, ना कि उसके टेम्परेचर को रेज करने में। तो ऐसी एनर्जी जो कि स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स का, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी हिडन होती है, पता नहीं चलता है कि जो हम लोग हीट दिए हैं उससे उसकी हीट महसूस नहीं होती, उसमें गर्मी कहीं से नहीं आती, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो ऐसी एनर्जी को इसीलिए लेटेंट हीट कहा जाता है, यानी छुपा हुआ। इसका हिंदी जो होता है वो होता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, गुप्त मतलब जो छुपा हुआ हो, उष्मा मतलब हीट, एनर्जी। तो लेटेंट हीट का मतलब यही होता है जो एनर्जी छिपा हुआ हो, और उस एनर्जी को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करते हैं, इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो लेट्स सी, लेटेंट हीट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स। लेटेंट हीट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स। वन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion, and second one latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization means when we go from solid to liquid state, when the change of state takes from solid to liquid, the energy supplied to break the force of attraction between the particles of solid is called as latent heat of फ्यूजन। मतलब जब सॉलिड स्टेट को हम लोग लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे होते हैं तो जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या है, जब लिक्विड टू हम लोग गैस स्टेट में जाते हैं। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड से हम लोग गैस स्टेट में जा रहे होते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट वेपराइजेशन मतलब जिस लेटेंट हीट का हम लोग यूज करते हैं लिक्विड से गैस स्टेट में जाने में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब द एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टू चेंज इट इनटू gaseous state is called as latent heat of
vaporization. For example, if first one, if you take latent heat of fusion and if you are changing 1 kilogram of ice, 1 kilogram of ice to water, that is फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे होते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम आइस को जब मेल्ट कर रहे होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है। इतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है 1 किलोग्राम आइस को उसके वाटर फॉर्म में चेंज करने, उसके लिक्विड फॉर्म में चेंज करने। मतलब यहाँ पे 1 किलोग्राम आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होगी वो होगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। मतलब अगर हम लोग कहें व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, देन वी कैन से दैट इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी हम लोग मेजर कर रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम आइस है तो उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने में कितनी एनर्जी यूज हो रही होगी, उसी को हम लोग क्या करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो अगर हम वैसे बात करें कि जब हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग आइस को फ्रीज से बाहर भी निकाल दिए तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से इतनी एनर्जी क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। अगर हम लोग किसी सोर्स से एनर्जी नहीं दे रहे हैं फिर भी वो मेल्ट हो रही है, तो कहाँ से मेल्ट हो रही है भाई, कहीं ना कहीं से एनर्जी उसको मिल रही होगी। तो वो कहाँ से एनर्जी मिलती है, द आइस टेक्स दैट एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से उतनी एनर्जी लेती है। तो एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो होगा और एनर्जी जो लो होगी जब टेम्परेचर उसका, तो हमें ठंडा फील होगा। यही नहीं, अगर हम लोग आइस को अपने हाथों में ले लें, फ्रिज से निकाल के हमने अपने हाथों में ले लिया, हाथ में ठंडी क्यों महसूस होने लगती है भाई, ऐसा क्या होता है। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, उससे जो आइस होती है वो इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ले लेती है हमारे शरीर से मेल्ट होने में, अपने स्टेट को चेंज करने में, जिसकी वजह से उस पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ही वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर उस पार्ट का, तो हमें वहाँ पे ठंडी महसूस होती है। तो ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप में कई बार बनता है कि जैसे ही हम लोग आइस को लेते हैं तो हमें उस पार्ट में ठंडी क्यों लगने लगती है, क्यों, क्योंकि वो आइस क्या करती है, अपने स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे हाथों से इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके वजह से हमारे हाथों का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें वहाँ पे जब भी टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ठंडी लगनी ही लगनी है। तो हमें इसलिए हाथों में हमारे ठंडी लगने लगती है। ठीक है, आज जैसे अब हम अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना देखना चाहें तो 1 किलोग्राम आइस को हम एक बड़े से बीकर में ले लें और उसको उसमें एक थर्मामीटर लगा दें और उसको मेल्ट होना शुरू, टेम्परेचर देना शुरू कर, नीचे से सप्लाई दे दें हम लोग हीट का, देखेंगे कि आइस जो होगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर जो होगा वो उसमें अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा होगा। टेम्परेचर धीरे धीरे उसका मतलब धीरा ही आँच देंगे, उसमें फायर थोड़ा सा ही लगाए रहेंगे, तो धीरे धीरे आग से वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और तब तक हमारे थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि अगर एक भी पार्टिकल आइस का उस बीकर में चेंज नहीं हुआ है लिक्विड स्टेट में, तब तक। जैसे ही सारे आइस जो हैं, सारे पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे और फर्दर अगर हम लोग और हीट करेंगे तो सॉलिड उस कंटेनर का, उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, तब बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक कि सारे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ब्रेक न हो जाए, तब तक कोई भी रेज इन टेम्परेचर नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन व्हेन अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो वी सप्लाई द हीट। जब तक कि हम सप्लाई हीट का करते हैं फिर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, देयर इज नो रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फिर क्यों नहीं हो रही भाई, हम जो हीट दे रहे हैं वो जाती कहाँ है, तो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देयरफॉर द टेम्परेचर डज नॉट राइज। इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, राइज नहीं करता है। दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसीय स्टेट। जब हम लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहे होते हैं तो जो एनर्जी सप्लाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सपोज कि अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू करता है और नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे होगा, तो जैसे ही उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर 1 किलो वाटर को उसके वेपर फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं तो हमें नियरली 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी
सप्लाई करनी होगी, पर किलोग्राम इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है हमें, तब वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में चेंज होता है। यानी अगर हम लोग वाटर को वेपर में चेंज कर रहे होते हैं तो वो इतनी एनर्जी यूज होती है। इसीलिए अभी इससे पहले जो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लोग, जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लोग टेम्परेचर क्या बोलते हैं, जब स्टीम को जो होता है अगर एक टेम्परेचर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों में कौन जो होगा सवेर बर्न करेगा, कौन ज़्यादा जलन देगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन उस ऊपर से बन सकता है कि वाटर और आइस दोनों जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो कूलिंग कौन सा ज़्यादा करेगा और इसमें कौन ज़्यादा बर्न करेगा। तो अगर इसकी बात करें हम लोग स्टीम की और वाटर की, तो दोनों अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे हैं, तो अगर वाटर है तो वो क्या करेगा, स्टीम में चेंज होगा तो इतना टेम्परेचर देगा, या फिर अगर हम कहें तो स्टीम में इतनी ज़्यादा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें क्या हो रही है, कंजर्व रह रही है। और जैसे ही स्टीम को हम टच करेंगे तो वो इतनी एनर्जी सप्लाई करके क्या होगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो उतनी ज़्यादा एनर्जी जब हमारे हाथों को मिलेगी, तो उतनी एनर्जी हमके हाथों को जब मिलेगी तो क्या होगा, हमें गर्मी महसूस होगी और हमें जल जाएगा, उस पार्ट पे जलन महसूस होने लगेगी। उसी तरह से अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है, दोनों में अगर पूछा जाए कि कूलिंग कौन सा करेगा, तो जो वाटर है अब उसका स्टेट लेटेंट हीट से नहीं जाना है, लेकिन अगर आइस है और उसको कूलिंग की बात करें तो जैसे ही आइस किसी सब्सटेंस से टच में आएगा तो क्या करेगा, उस सब्सटेंस से उतनी एनर्जी खींचेगा, और जब किसी भी चीज़ से उसकी एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, कूल होने लगेगा। तो जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो आइस होगा वो कूलिंग को मोर इफेक्टिव बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो इतनी एनर्जी उस सब्सटेंस से खींच लेगा, और जब सब्सटेंस से एनर्जी खींच ली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो थी, जो टाइप्स थे, लेटेंट हीट अब फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसके जो कुछ टाइप्स, इस पे जो रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों में आइस जो होता है हमें ठंडी महसूस देता है, या फिर स्टीम को छूने पे वो जलन महसूस होती है। क्यों, तो स्टीम को छूने पे जलन क्यों महसूस होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उतनी एनर्जी हमें दे देगा और लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। लेकिन अगर ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो एसीटोन होता है वो हमारे हाथ पे रखने पे, पाम पे रखने पे ठंडी महसूस क्यों होती है, क्योंकि जो एसीटोन होता है लिक्विड स्टेट में होता है, और जैसे ही हमारे हाथों पे आता है तो हमारे हाथ का टेम्परेचर लेके वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी हमारे हाथ का उतना टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें अब जो हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देख रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि जो मैटर का स्टेट चेंज होता है वो मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज द चेंज ऑफ प्रेशर। एक जो था हम लोग चेंज ऑफ स्टेट में पढ़े थे, चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन चेंज ऑफ प्रेशर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर घटाने से और टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे स्टेट चेंज होता है। बढ़ाने से क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस, और घटाने से गैसेस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड हम लोग आते हैं। अब जो दूसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कैसा स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो वेरी करेगा। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो जैसे अगर कोई गैसियस स्टेट में कोई सब्सटेंस है जैसे, या फिर एयर की ही बात करें, तो अगर प्रेशर हम लोग सप्लाई करें यानी हाई प्रेशर करें, प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे, एक तरह से प्रेशर क्या है, एक तरह से फोर्स है, फोर्स है एक तरह से, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर जब हम लोग लगाएंगे उस पर, यानी फोर्स लगाएंगे, तो जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा कि जो पार्टिकल्स दूर दूर थे, जब सपोज करिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर में ऐसे, और हमने पिस्टन लगाकर इस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो जो इनके बीच की गैपिंग है पार्टिकल्स के बीच में, यानी कहें तो मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, तो जैसे ही पिस्टन को प्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पार्टिकल्स जो होंगे अब जो होंगे वो मोर क्लोजर हो जाएंगे, पहले से
ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, ऐसे कुछ पार्टिकल्स सब क्या हो जाएंगे, पहले से क्लोज हो जाएंगे। क्यों? जैसे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर स्पेस जो थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी अब बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ गई यानी स्पेस कम हो गया। तो ये जो लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट में अगर बात है तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड। अगर लिक्विड को ऐसे ही कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, द matter which is in solid gaseous state will be come to liquid state, and if it is in liquid state then it will convert to solid state। तो फ्रीज करके यानी टेम्परेचर को घटा के भी हम लोग लोअर में आ सकते हैं, यानी गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं। और उसका उल्टा प्रेशर को बढ़ाकर हम लोग गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आता भी है कि एटमॉस्फेरिक एयर को या फिर गैस को हम लोग कैसे लिक्विफाई करते हैं। तो कैसे लिक्विफाई करते हैं हम लोग कि प्रेशर बढ़ा के। जो हमारे घरों में एलपीजी यूज होता है वो क्या होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसको क्या किया जाता है, वो गैस फॉर्म में होता है, प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कैसे आ जाता है, तो उसको हाईली कंप्रेस किया जाता है, यानी प्रेशर लगाया जाता है। जब प्रेशर लगाया जाता है तो गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। और कैसे पता है, जैसे हम लोग बटन को ओपन करते हैं उसके स्विच को, तो क्या होता है, तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। यानी बटन को ओपन करने का मतलब क्या हो, प्रेशर रिलीज करना, प्रेशर कम करना। और जैसे प्रेशर कम करते हैं तो फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तेजी से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक बेटर एग्जाम्पल है, जो हमारे घरों में गैस होता है उसको हमने देखा है कि कैसे वो गैस है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और गैस है लेकिन होता है वो लिक्विड स्टेट में। तो कैसे होता है कि प्रेशर को हाई करके। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाकर हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा टर्म था कि कैसे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख सकते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों हमने देख लिया। अब जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हो गया। अब है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एक थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना है। हम इवेपोरेशन देख चुके हैं कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट से जब गैसीय स्टेट में जा रहे होते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। अब इसी के थोड़ा सा और डिटेल में देखना है और देखना है कि किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन क्या है एक्चुअली, आप डिफिनीशन बताइए जरा कि क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग लिक्विड स्टेट से वेपर या गैस स्टेट में चेंज होते हैं, किसी पार्टिकल्स को, किसी सब्सटेंस को चेंज करते हैं, इसी प्रोसेस के क्या कहते हैं हम लोग, इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ a liquid to its vapor or gas form is called evaporation। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स को, सब्सटेंस को क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में उसके चेंज करते हैं, या फिर कहे तो गैसेस फॉर्म में चेंज करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब जो इवेपोरेशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंज ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। किन किन चीज़ों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, मतलब इवेपोरेशन घटेगा कि बढ़ेगा, ये सब चीज़ें कैसे हम जान सकते हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि घरों में जब हम कपड़े धुल कर रखते हैं सूखने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उसमें एक हमारा जो एग्जांपल होता है इवेपोरेशन का, या फिर जो कहें कि साल्ट कैसे बनता है, तो साल्ट कैसे बनता है कि जो समुद्र में से पानी आती है उसमें झाग होता है, वही झाग क्या होता है, जब किनारों पे लगता है फिर धूप होता है तो उसमें से वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और साल्ट उसमें बच जाता है, तो वो इवेपोरेशन के थ्रू होता है। अब किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है फैक्टर्स, तो उसको देखते हैं कि तो मेनली जो है, एक जो है हमारा फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया,
तीसरा विंड स्पीड, इस पे भी डिपेंड करेगा कि विंड स्पीड क्या है, मतलब कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। और एक प्रेशर, एक इफेक्ट क्या हो सकता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है। अब इन चारों फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे प्रेशर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी उसे कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे इन चारों में से किसी के भी वजह से इवेपोरेशन घट सकता है या बढ़ सकता है। तो जो पहला है टेम्परेचर, तो हम लोग इसका कॉमन एग्जांपल भी अगर लेके चलते देखें कि जैसे मान लीजिए कि 2 दिनों को कंपेयर करें और सेम कपड़े को हमने धुल कर रखा है सूखने के लिए, तो एक दिन पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो नियरली 30 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे दिन जो है टेम्परेचर वो कहीं 25 डिग्री सेल्सियस है। तो कब जो होगा इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब कि 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तब। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। क्यों कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिकल्स को तेज़ी से इवेपोरेट कर पाता है, टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिलता है तो इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होता है। यानी जो इवेपोरेशन होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होगा, यानी हमारा कपड़ा जो होगा उतना ही तेज़ी से सूखेगा। दूसरा जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए हम एग्जांपल देखें कि अगर कपड़े को हमने धुल कर क्या किया है, बस ऐसे ही लेकर रख दिया है, और दूसरा तरीका है कि उसी कपड़े को हमने धुलकर फैला दिया है। तो दोनों ही केसेस में कपड़े कब जल्दी सूखेगा, जब हमने ऐसे ही रख दिया है तब, या फिर उसको हमने फैला कर रखा है तब। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब कपड़ा जो है फैला कर रखा गया है जितना ही ज़्यादा उतना ही तेज़ी से सूखता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर पार्टिकल्स होंगे कपड़े पे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएंगे, कंटेक्ट में आएंगे, तो उनका इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होगा। यानी एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से इवेपोरेशन। जैसे सपोज करिए कि 50 ml हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है और वही 50 ml हमने चाइना डिश में लिया, दोनों को इवेपोरेट जब करेंगे तो जो चाइना डिश में वाटर होगा वो तेज़ी से इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होगा। कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से होगा। सपोज करिए कि बड़ी सी एक साड़ी है, हमने उसको बस ऐसे धुल कर रख दिया है, और दूसरे केस में हमने उसको पूरी अच्छे तरीके से फैला दिया। तो जितनी अच्छे तरीके से फैलाए, जितना ज़्यादा एरिया कवर करके उतना ही तेज़ी से सूख जाता है, यानी इवेपोरेशन उतना ही तेज़ी से हो जाता है। तो 2 फैक्टर हो गए। तीसरा विंड स्पीड, मतलब हवा की गति कितनी ज़्यादा है, कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। कि अब सपोज करिए कि एक दिन ऐसा हो रहा है कि जिसमें हवा जो है 25 की स्पीड से चल रही है, दूसरे दिन जो है वो 75 की स्पीड से चल रही है, और दोनों ही दिनों में हमने कपड़े सुखा के लिए रखा है। तो जितना ही ज़्यादा विंड स्पीड होगा तो उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, वाटर पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे और उतनी ही तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। यानी यहाँ पे भी जो इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। the wind speed will increase, the evaporation will also increase। यानी wind speed के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे जैसे हमारा इवेपोरेशन घटेगा, जैसे जैसे विंड स्पीड घटेगी इवेपोरेशन वैसे वैसे घटेगा। तो ये इन तीनों चीज़ों में हमने अभी तक देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो नेक्स्ट वन है और लास्ट वन, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का पहले मतलब क्या होता है इसको जान लें। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ह्यूमस से, यानी गर्मी से। जब हम लोग कहते हैं कि ह्यूमस बढ़ा हुआ है, यानी जो एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे बात होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगे तो दूसरा और फर्दर रिक्वायरमेंट कम होगा। यानी अगर कहें कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारा पैसा है, या फिर कहें कि हमारे पास बहुत सारे लड्डू हैं, तो अब हमें लड्डू की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लड्डू हैं तो हमें अभी और लड्डू की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स हैं तो
वो और वाटर पार्टिकल्स को खुद लेना नहीं चाहेगा। वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होने का मतलब ह्यूमिडिटी से, जितना ही ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी उतना ही ज़्यादा। तब जब वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो और वाटर पार्टिकल्स को खींचना बंद कर देता है, यानी इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या हो जाता है, वो कम कर देता है। तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के उल्टा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा यानी एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो और अब वो पार्टिकल्स को खुद से ट्रैप नहीं करना चाहेगा। जबकि अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कम है यानी वाटर पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ से वो ज़्यादा खींचना चाहेगा अपने पास, तो ह्यूमिडिटी जब कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, उसको हमने देखा और बताया कि कैसे ये वेरी करते हैं इनके साथ इवेपोरेशन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हमें आपके कमेंट्स का या फिर कहें तो आपके डाउट्स का इंतज़ार रहेगा। आप इस वीडियो को देखिए, जो भी प्रॉब्लम आए उसको बताइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।